Hello and James, welcome back to your own channel. Yes, this is सर तरुण आर्ट्स. हाँ, ये एक्सक्लूसिव चैनल है आईएससी ह्यूमैनिटीज के लिए. ये चैनल है और आप हैं मेरे रॉक स्टार्स. जी, अगर आपने ह्यूमैनिटीज ले रखा है और आपने इस चैनल को मिस किया है तो आपके बहुत सारे सब्जेक्ट्स आपके लिए एक प्रॉब्लम होंगे. और आज मैं आपके लिए इस ज्योग्राफी का सेकंड यूनिट, सेकंड चैप्टर, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से. हाँ, ये एक बड़ा चैप्टर है पर मैं शॉर्टेस्ट पॉसिबल टाइम में और सिंपलेस्ट लैंग्वेज में आपके लिए इसको फिनिश करने जा रहा हूं. तो मिस मत करिए. एक रिक्वेस्ट है कि ये रॉक स्टार्स, हाँ रॉक स्टार्स मतलब आप मेरे जो सुपरस्टार्स के बाद 11th के स्टूडेंट्स रॉक स्टार्स बने हैं उनके लिए ये एक्सक्लूसिव कंटेंट है. ये सारे नोट्स, ये सिंपल लैंग्वेज में नोट्स, हाईलाइटेड नोट्स विद डायग्राम्स मैं आपके लिए ले आ रहा हूं. और रिक्वेस्ट करूंगा कि पूरे वीडियो को देखिए और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो बीच बीच में आ रहे हैं उसको भी साथ साथ में समझते जाइए. तो चलिए स्टार्ट करते हैं. चेंजिंग फेस मतलब धरती का बदलता हुआ रूप. तो हर पल हमारी धरती बदल रही है. तो आप कहेंगे सर हमने तो धरती को बदलते हुए नहीं देखा. देखा है तुमने. जब अर्थक्वेक आया था तो तुमने देखा था कि एक बड़ा सा लैंडस्केप क्या हो गया है, ध्वस्त हो गया है. बड़े बड़े मकान ध्वस्त हो गए हैं. क्यों, तुमने नहीं देखा है? तो है ना फेस ऑफ अर्थ का चेंज होना. क्या सुनामी को तुमने नहीं देखा है? हाँ, जब समुद्र की ऊंची ऊंची लहरें आती हैं और बड़ा हिस्सा एक लैंड का डूब जाता है समुद्र के पानी में. तो ये तो फोर्सेस हैं जो टेक प्लेस कर रही हैं, जो हमें विजिबल हैं. ऐसी और भी बहुत सारी फोर्सेस हैं जो धरती को चेंज ला रही हैं, स्लो चेंज ला रही हैं, बट येट दे हैव अ वेरी बिग इंपैक्ट इन अ लार्ज स्पैन ऑफ टाइम. तो एक लंबे अंतराल के अंदर ये चेंज दिखाई देने लगता है. आइए इसी से रिलेटेड ये पूरा चैप्टर है. तो लैंड फॉर्म्स, तो हमारी धरती कांस्टेंट चेंज हो रही है. लगातार हमारी धरती का यह रूप बदल रहा है. कहीं माउंटेन्स फॉर्म हो रहे हैं तो कहीं प्लेटोज, हिल्स, वैलीज फॉर्म हो रहे हैं. ये निरंतर चल रहा है. और दो बड़ी फोर्सेस हैं इसके लिए. पहला एंडोजेनिक फोर्सेस, दूसरा एक्सोजेनिक फोर्सेस. जब वर्ड एंडो की बात करते हैं तो इंटरनल मतलब विद इन दी अर्थ. और जब बात करते हैं एक्सो की, एक्स एग्जिट मतलब बाहर. चलिए आइए इसी पे रिलेटेड चैप्टर है. पहला बात करते हैं एंडोजेनिक प्रोसेस या एंडोजेनिक फोर्सेस. ये वो फोर्सेस हैं जो ऑपरेट करती हैं विद इन दी डेप्थ ऑफ द अर्थ. मतलब ये वो फोर्सेस हैं जो धरती की गहराई पे, क्रस्ट के नीचे क्या करती हैं और यह धरती के रूप को बदलती हैं. आपने माउंटेन्स तो देखा है पक्का. आपने वैलीज देखी है, हाँ पहाड़ों के बीच में वैलीज देखी है. और आप कहेंगे प्लेटोज भी देखा है हमने, प्लेन्स भी देखा है. तो इनके फॉर्मेशन में इनका बहुत बड़ा योगदान है. हाँ, एंडोजेनिक फोर्सेस स्लो होती हैं बट दे ब्रिंग ड्रास्टिक चेंज, सडन चेंज इन दी लैंडस्केप. ठीक है, अब बात करते हैं, इनमें एक थ्योरी आती है प्लेट टेक्टोनिक, थ्योरी ऑफ प्लेट टेक्टोनिक्स. सबसे पहले सर ये प्लेट होता क्या है? प्लेट लार्ज इररेगुलर लिथोस्फेरिक प्लेट को नाम दिया गया है. धरती के बड़े लैंड मास जो कि फ्लोट कर रहे हैं एट द अपर सरफेस ऑफ द मेंटल, उसका नाम है प्लेट. नहीं, आपको लग रहा है धरती फ्लोट कर रही है, तैर रही है? सच कह रहा हूं. धरती के क्रस्ट के बड़े बड़े टुकड़े, बड़े बड़े इररेगुलर सॉलिड्स क्या कर रहे हैं? फ्लोट कर रहे हैं, तैर रहे हैं धरती पर. कहां पर तैर रहे हैं? मैंने कहा अपर मेंटल रीजन में तैर रहे हैं. और ये तैरते हुए, फ्लोट करते हुए रीजन्स क्या करेंगे? आपस में टकराएंगे, जिसे हम कहेंगे कन्वर्ज करेंगे, कोलाइड करेंगे, स्लाइड पास्ट करेंगे, एक दूसरे को रगड़ मारेंगे और इवन मूव अवे भी करेंगे. तो इन सब से होने वाला है प्लेटोज का फॉर्मेशन, माउंटेन्स का फॉर्मेशन और वैलीज का फॉर्मेशन. ठीक है, इसी मूवमेंट को हम समझ रहे हैं थ्योरी ऑफ प्लेट टेक्टोनिक्स. तो ये एक बेसिक थ्योरी है जिसकी वजह से हमारी धरती में जो कहते हैं ना चेंजिंग लैंडफॉर्म्स आ रहा है, उसका सबसे बड़ा रीजन ये है. तो लार्ज स्केल मूवमेंट ऑफ द अर्थ लिथोस्फेरिक, ठीक है, अर्थ की लिथोस्फेरिक प्लेट के मूवमेंट का नाम है. और प्लेट क्यों नाम दिया गया मैंने बता दिया. दे आर लार्ज
अच्छा कितनी हैं आप पूछ रहे हैं, तो 15 to 20, ठीक है, लार्ज प्लेट्स हैं। अब आप स्क्रीन पर आप देख पाएंगे कई सारी प्लेट दिखेगी, नॉर्थ अमेरिकन प्लेट दिखेगी आपको, तो आपको यूरेशियन प्लेट दिखेगी, उसी तरह से आपको अफ्रीकन प्लेट, एशियन प्लेट, है ना। आप सोचेंगे कॉन्टिनेंट का नाम ले रहे हैं, हाँ कुछ उसी तरीके से प्लेट्स बनी हुई हैं। तो ये प्लेट्स क्या करती हैं, इंटरेक्ट करती हैं, कन्वर्ज करती हैं, डाइवर्ज करती हैं, जिसकी वजह से ओशन, माउंटेन्स, लैंडफॉर्म्स बनते हैं। आइए थोड़ा आप डिटेल में समझते हैं क्या क्या फॉर्म करती हैं ये प्लेट्स। जैसे कन्वर्जिंग बाउंड्रीज, जब प्लेट्स क्या करती हैं, कन्वर्ज करती हैं, दो प्लेट्स आकर के मीट करें उसे कहते हैं कन्वर्ज करना। और कन्वर्ज करेंगे तो क्या होगा, देखिए जरा, तो हाँ माउंटेन फॉर्म होगा, क्योंकि एक प्लेट दूसरे प्लेट को जब क्या करेगी, कम टुगेदर करेगी, तो वहां पे क्या हो जाएगा, अपलैंड बन जाएगी। हम लोग कहते हैं पहाड़ बन गया। तो ऐसी प्लेट्स से ही हिमालय बना हुआ है। हाँ हिमालय, हमारा हिमालय धरती में जो हमारे इंडिया में जो हिमालय है वो कैसे बना है, वो इंडियन प्लेट और यूरेशियन प्लेट के टकराने से बना है। दोनों क्या कर गई है, कन्वर्ज कर गई। कन्वर्ज मतलब पास में आ जाना, मिल जाना, ठीक है। और इसका उल्टा भी होगा, डाइवर्जिंग मतलब प्लेट्स का दूर जाना। प्लेट के दूर जाने से क्या हो सकता है, वहां फॉल्ट क्रिएट हो जाएगा, वहां पे क्या हो जाएगा, वैलीज क्रिएट हो जाएंगी। सो जब प्लेट्स मूव अवे करती हैं तो दे अनदर फॉर्म सरफेस, वो ओशन रिज बन सकती हैं, जैसे कि मिड अटलांटिक रिज। ये क्या है, रिज क्या होता है, रिज अपलैंड्स हैं, माउंटेन चेन्स हैं। कहां पर हैं, देखिए ये जो व्हाइट सा कलर देख पा रहे हैं बीच में, देखिए ध्यान से, मैंने आपको शो किया, ये जो व्हाइट सा कलर है अटलांटिक ओशन के बीच में, एक्चुअली में ये पहाड़ हैं। क्या ये पहाड़ हैं, कहां पर हैं, अटलांटिक ओशन के अंदर हैं, इनसाइड द अटलांटिक ओशन है। और क्योंकि अटलांटिक ओशन के बीच में, इसलिए इसका नाम है मिड अटलांटिक रिज। कहां से बने हैं ये पहाड़, तो मैंने कहा ये बने हैं बाय द डाइवर्जिंग ऑफ द यूरेशियन प्लेट, अफ्रीकन प्लेट विद द नॉर्थ अमेरिकन प्लेट, इनके डाइवर्जेंस से बन रहे हैं, ठीक है। अब आता है ट्रांसफॉर्मिंग बाउंड्रीज। तो प्लेट्स जब एक दूसरे से स्लाइड पास करती, सोचिए दो प्लेट्स हैं, हॉरिजॉन्टल क्या कर रही हैं, आगे पीछे चले जा रही हैं। समझ में आया क्या मैं कहना चाहता हूं, इसे कहते हैं क्या, हाँ इसे कहते हैं ट्रांसफॉर्मिंग बाउंड्रीज। ऐसा कहां पे हुआ है, सेंट एंड्रयूज फॉल्ट, जरा देखिए तो कहां पर है, कैलिफोर्निया रीजन में, वेस्टर्न कैलिफोर्निया रीजन में, अप्रॉक्सीमेटली हाँ 800 to 1200 किलोमीटर लॉन्ग ये फॉल्ट है। धरती पर बना ये फॉल्ट है जो कि दिखता है, विजिबल है। हाँ फॉल्ट मतलब फ्रैक्चर टाइप का समझ लीजिए, जहां पे जैसे समझे ब्रेक हो गया, जहां पर क्रस्ट दिखाई दे रहा है साफ साफ, देखिए, ठीक है। आइए कुछ और थ्योरीज के बारे में समझें। अभी तो आपने पहली थ्योरी समझी, थ्योरी ऑफ प्लेट टेक्टोनिक्स। अगली थ्योरी है कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी। एल्फ्रेड वेगनर एक ज्योग्राफिस्ट थे, इन्होंने बताया कि आज जो हम कॉन्टिनेंट्स देख रहे हैं, आज आप देख रहे हैं अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, और बीच में अटलांटिक ओशन, फिर इस तरफ यूरोप, फिर रशिया, एशिया। तो आप जो ये देख रहे हैं, आज जो प्रेजेंट कॉन्टिनेंट का रूप देख रहे हैं, ये हजारों साल पहले, मतलब लगभग 200 से 300 मिलियन ईयर पहले ऐसा नहीं था। तो पहले क्या था, पहले था ये रहा वेनेजिया। सर ये क्या है, अब आप देखिए सारा वर्ल्ड जो है, आपका पूरा जो अर्थ है, वो पूरा एक सिंगल सुपर कॉन्टिनेंट के रूप में है। अब ये 200 से 300 मिलियन ईयर पहले की बात कर रहा हूं। अब ये जो सिंगल लैंडमास था, सुपर कॉन्टिनेंट जिसका नाम दिया गया है, इसी में से क्या हुआ, कॉन्टिनेंट सेपरेट आउट हुए हैं। तो आज जो आप धरती देख रहे हैं, आज जो आप वर्ल्ड का मैप देखते हैं, उसमें यूरोप आपको क्लियरली दिखाई देने लगता है कि वो रशिया से मैच करता हुआ। उस तरह से आप देखेंगे कि आपको क्लियरली अफ्रीका दिखाई देने लगता है। ऑस्ट्रेलिया एक सेपरेटली सदर्न पार्ट ऑफ द कॉन्टिनेंट में दिखाई देने लगता है। तो ये सब किसकी वजह से हुआ है, ड्रिफ्टिंग अवे ऑफ द कॉन्टिनेंट्स। तो लैंडमास आज भी मूव कर रहे हैं। काश ऐसा हो कि आप और मैं, हाँ यहां से 200 साल बाद फिर मिलें। क्या लगता है, क्या आज जो कॉन्टिनेंट वही सेम रहेगा? नहीं, जब हम आज से 200 साल बोला क्या, नहीं 200 मिलियन साल बाद वापस आए तो शायद कॉन्टिनेंट कुछ और रूप में होगा। तो ये बहुत स्लो मूवमेंट है, बट यस दिस इज अ डेफिनेट मूवमेंट टेकिंग प्लेस, ठीक है। तो ऐसा मूवमेंट
चल रहा है, कंटिन्यूअसली चल रहा है, ये थ्योरी है। ठीक है, इस मूवमेंट की वजह से आज जो अर्थक्वेक्स हैं, वॉल्केनिक इरप्शंस हैं, ये फॉर्म हो रहे हैं। ये थ्योरी इसी को बताती है। नेक्स्ट एक थ्योरी, थ्योरी ऑफ आइसोस्टेसी। जैसा नाम लिखा है, आइसो मतलब सेम, स्टैटिक मतलब होता है पोजीशन। तो अर्थ क्रस्ट फ्लोट करता है और मोर फ्लूइड मेंटल बिलो। ठीक है, मतलब धरती के ऊपर एक प्लेट है, ये तो आप जानते ही हैं। अब ये प्लेट जो धरती के ऊपर है, हम इसे क्रस्ट कह रहे हैं। इसके जो टुकड़े हैं, सेक्शंस हैं, हमने कहा टेक्टोनिक प्लेट्स। तो ये प्लेट्स किस पे फ्लोट कर रही हैं? एक सेमी लिक्विड सब्सटेंस के ऊपर फ्लोट कर रही हैं। मेंटल का जो लिक्विड सब्सटेंस है उसके ऊपर ये प्लेट क्या कर रही हैं? सॉलिड प्लेट क्या कर रही हैं? फ्लोट कर रही हैं। समझ में आया? इसी थ्योरी को कहा दिया है नाम आइसोस्टेसी। इसमें क्या बताया गया है कि जो डेंसर मटेरियल होगा, जो हैवी वाला मटेरियल होगा, वो सिंक डाउन कर जाएगा और जो लाइटर मटेरियल होगा वो फ्लोट अप करेगा। ठीक है, क्या समझ में आया बात? आइए देखें क्या गया इसमें कि इफ द वेट इज एडेड टू द क्रस्ट। अब इमेजिन करिए, हमने क्या किया, बड़े बड़े ग्लेशियर्स धरती में देखे, ऊपर माउंटेन्स देखे धरती में बड़े बड़े, तो ये बड़े हैवी होते हैं। तो इसकी वजह से क्रस्ट क्या करने लगता है? सिंक, क्योंकि डेंस पार्टिकल है, हैवी पार्टिकल है। बात समझ में आ गई? और इसका उल्टा कर दो, जब ऊपर से वेट रिमूव हो जाए, सोचिए जो माउंटेन्स हैं, जो ग्लेशियर्स हैं, जो हैवी डेंस पार्टिकल हैं, वो रिमूव हो जाए, ग्लेशियर फॉर एग्जांपल मेल्ट हो गया, एग्जांपल दिया है, तो क्या होगा? हमारी क्रस्ट हल्की हो जाएगी। ठीक है, इससे दो तरह के मूवमेंट होंगे, एक अपलिफ्ट, अपलिफ्ट मतलब समझ गए, नीचे का जो मटेरियल है वो ऊपर आ गया, हम इसे कहेंगे अपलिफ्ट, जिसकी वजह से माउंटेन फॉर्मिंग होगी। और इसका उल्टा हो जाए, ऊपर डेंसर मटेरियल होगा, वो नीचे बैठ जाएगा, इसे कहेंगे सबसाइडेंस। बात समझ में आ गई? तो वैलीज फॉर्म होने का और माउंटेन्स फॉर्म होने का भी रीजंस मिल जाएगा आपको। आगे बढ़ते हैं, टाइप ऑफ एंडोजेनेटिक फोर्सेस। मैंने पहले ही बताया, जो फोर्सेस विद इन दी अर्थ क्रस्ट लाई करती हैं, ये स्लो फोर्सेस तो होती हैं, बट दे ब्रिंग सडन ड्रास्टिक चेंज। इन फोर्सेस को कहते हैं एंडोजेनेटिक फोर्सेस। तो क्यों कहा स्लो? क्योंकि ऐसा नहीं है कि रातों रात आप देखेंगे कि लैंडफॉर्म चेंज हो रहा है, बट यस, ग्रेजुअल एंड बिग चेंज यू कैन सी। तो इसे फोर्स का नाम दिया गया है स्लो फोर्सेस। और मैंने पहले ही बताया, सडन फोर्सेस भी होते हैं इसके अंदर। सडन मतलब जैसे अर्थक्वेक आना, अभी कुछ दिन पहले ही अर्थक्वेक आया था, है ना? कितनी बर्बादी हुई थी। आपने तो अभी रिसेंट अर्थक्वेक नेपाल का भी सुना होगा, जहां पे बहुत लॉस ऑफ लाइफ एंड प्रॉपर्टी हुई है। तो अर्थक्वेक सडन है एंड डिस्ट्रक्टिव भी है। ठीक है, वो चेंज जो कि बहुत शॉर्ट पीरियड के अंदर आ सकता है, उसी तरह से वोल्केनो है। अब आता है इसके अंदर क्या आते हैं? इसके अंदर आते हैं, इस एंडोजेनेटिक फोर्सेस के अंदर आते हैं वर्टिकल फोर्स। जैसा नाम है वर्टिकल, वर्टिकल में फोर्सेस कहां लगेंगे? ये देखिए, मेरे हाथ को देखिए, हां, ऐसे फोर्सेस जो क्या करें, या तो नीचे से ऊपर की तरफ या ऊपर से नीचे की तरफ फोर्स लगे, इसे कहते हैं क्या? वर्टिकल फोर्सेस। इस फोर्सेस की वजह से अर्थ क्रस्ट या तो राइज करेगा और या तो सिंक करेगा। ऐसा आइसोस्टेसिस में भी मैंने बताया था। ठीक है, दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ माउंटेन्स, प्लेटोज एंड बेसिन्स, क्योंकि ये वर्टिकल फोर्सेस हैं। अगर सिंक करेगा तो बेसिन्स फॉर्म करेंगे, वैली फॉर्म करेंगे, राइज करेगा तो माउंटेन्स एंड प्लेटोज बन जाएंगे। ठीक है, और यही रीजन रहा है हिमालय के बनने का। मैंने बताया था, यूरेशियन प्लेट और इंडियन प्लेट क्या की टकराई, कोलाइड की और राइज कर गई, ऊपर चले गई, तो क्या बन गया? हिमालय बन गया। ठीक, नेक्स्ट है हॉरिजॉन्टल फोर्सेस। जैसा नाम लिखा है, ये वो फोर्सेस हैं जो सेम लेवल पर टेक प्लेस कर रही हैं। यहां पर फोर्सेस क्या करेंगी? हॉरिजॉन्टल रहेंगी। हॉरिजॉन्टल मतलब ऊपर और नीचे नहीं जाएंगी, बल्कि दे विल कोलाइड विथ ईच अदर और दे विल मूव अवे फ्रॉम ईच अदर। ठीक है, इसमें क्या होगा? आइदर वो बेंड कर जाएंगी क्रस्ट को और ब्रेक कर देंगी। क्या कीवर्ड है? बेंड और ब्रेक करेंगी, जिसकी वजह से फोल्ड या फॉल्ट्स फॉर्म होगा। फोल्ड में क्या हो जाएगा? एक के ऊपर एक लेयर चढ़ जाएगी, हम इसे कहेंगे फोल्ड। और फॉल्ट क्या होगा? जब बीच में क्रैक बनेगा, जब दो लेयर्स टकराएंगी तो उनके बीच में क्या हो जाएगा? एक फ्रैक्चर हो जाएगा, एक फॉल्ट क्रिएट हो जाएगा। क्लियर? इसका एग्जांपल है हमारे हिमालयस और एल्प्स। ठीक है, ये कंप्रेशनल फोर्सेस पैदा करती हैं। क्यों? क्योंकि ये क्या? हॉरिजॉन्टल फोर्सेस है, मतलब ये अप एंड डाउन नहीं जाने वाली फोर्सेस है, वर्टिकल फोर्सेस नहीं है, बल्कि सेम लेवल पर। हॉरिजॉन्टल मतलब सेम।
ठीक है ना, सेम लेवल पर बनने वाली फोर्सेस है। आइए इनमें दो वर्ड आया, फॉल्ट्स एंड फोल्डिंग। फोल्डिंग, हाँ हाँ, फोल्ड कर लेते हो ना आप। हाँ, कई बार आपने कपड़े फोल्ड करते हुए मम्मी को देखा होगा कि मम्मी कपड़े फोल्ड करके क्या करती हैं, अलमीरा में रख देती हैं। हाँ, बस वही है फोल्डिंग। फोल्ड मतलब समझ गया ना, एक के और एक के बाद चढ़ाते जाना, उसे कहते हैं फोल्ड कर देना। तो फोल्डिंग, जब रॉक क्या करें, बेंड करें बिकॉज ऑफ द कंप्रेशनल फोर्सेस। क्या हुआ, रॉक मटेरियल क्या हुए, बेंड हो गए, मुड़ गए, है ना, क्योंकि क्या लगा, ऐसा कंप्रेशन, कंप्रेशन मतलब होता है आके मिल जाना, है ना, एक फोर्स को क्या करना, टकरा करके मिल जाना, इसे कहते हैं क्या, कंप्रेशनल फोर्स। ठीक है, इसकी वजह से एंटीक्लाइन बनेगा। एंटीक्लाइन क्या होता है, ऊपर की तरफ जब रॉक सरफेस मुड़ जाती है उसे कहते हैं एंटीक्लाइन, और जो नीचे रह जाते हैं उसे कहते हैं सिंक्लाइन। जरा मेरे हाथ को देखिए, जो ये ऊपर वाला हाथ है ये बन जाता है एंटीक्लाइन, और जो नीचे की तरफ बेंट है, ये टर्न देख रहे हैं, नीचे की तरफ बेंट है, इसका नाम है सिंक्लाइन। तो एंटीक्लाइन और सिंक्लाइन फॉर्म होते हैं। क्या आपने बॉम्बे हाई का नाम सुना है? जरूर सुना होगा। बॉम्बे आई हमारे इंडिया का समुद्र में, अरेबियन सी में पाए जाने वाला एक एंटीक्लाइन है। नहीं, हाँ एंटीक्लाइन है, ये एक तरह का पहाड़ है जो समुद्र के नीचे है। ये अपलैंड है जो समुद्र, जहां पर हमारे इंडिया का ड्रिलिंग स्टेशन है, जहां से हम पेट्रोलियम ड्रिल करके निकालते हैं इंडिया का, समझ में आया? तो वो एंटीक्लाइन है। ठीक है, ऐसा ही एग्जाम्पल है फुल माउंटेन्स में, हिमालयस और एंडीज। हाँ, एंडीज, एंडीज ऑफ द अमेरिका। नेक्स्ट आता है फॉल्टिंग। तो फॉल्ट अकर करती है जब क्या हो जाए, रॉक्स ब्रेक कर जाएं एंड स्लाइड पास्ट ईच अदर कर जाए। देखिए रॉक क्या कर रहे हैं, क्रैक पड़ जाए, दरार नहीं पड़ जाती है। हाँ हाँ, मैं अभी आपको दिखाऊंगा, फॉल्ट्स दिखाऊंगा अभी आपको। रॉक के लेयर्स के बीच में क्या हो जाए, क्रैक पड़ जाए, दरार पड़ जाए, उसे कहते हैं फॉल्ट। अब फॉल्ट कई टाइप्स की है, जैसे एक नॉर्मल फॉल्ट है। पहली फॉल्ट है जिसमें क्रैक कहां पे हो रहा है, क्रस्ट पे ही हो रहा है। कहां पर, एक्सटेंडेड ओवर द क्रस्ट, लेयर ऑफ द क्रस्ट पे हो रहा है। इसकी वजह से क्या हो जाएगा, हैंगिंग वॉल्स मूव डाउनवर्ड। क्या फॉर्म हो रहा है, मैंने कहा क्रस्ट के अपवर्ड लेयर में फैला हुआ क्रैक बना हुआ है। ठीक है, जैसे कि इसकी वजह से क्या हो रहा है, एन एग्जांपल इज बेसिन एंड रेंज। नाम सुना है, बेसिन एंड रेंज प्रोविंस इन द यूएसए। यहां पर बना है क्या, नॉर्मल फॉल्ट। जबकि एक फॉल्ट होता है रिवर्स फॉल्ट, ये अकर when the crust is compressed and hanging wall move upward। देखिए नॉर्मल फॉल्ट में मैंने कहा क्रैक्स आता है। ठीक है, क्रैक्स आ रहा है क्यों, क्योंकि मैंने कहा धरती की जो प्लेट्स हैं वो क्रश कर रही हैं, क्रम्बल कर रही हैं। ठीक है, यहां पर क्रम्बल करके मूव अपवर्ड कर जा रही हैं। अपवर्ड में क्या हो जाएगा, एक लेयर दूसरे लेयर के ऊपर चले जा रही है। सिंपल सी बात है, इसको कहते हैं रिवर्स फॉल्ट। जबकि इसमें क्या हो रहा था, नॉर्मल फॉल्ट में क्या हो रहा था, मूवमेंट डाउनवर्ड था, जिसकी वजह से बेसिन्स फॉर्म हो रहे थे, हाँ वैलीज फॉर्म हो रही थी। और यहां पे क्या फॉर्म होगा, यहां पे माउंटेन्स फॉर्म होंगे। इसके अलावा एक और है स्ट्राइक स्लिप फॉल्ट। नाम से ही पता चल रहा है, स्ट्राइक करना, टकराना, और स्लिप पास्ट करना, हॉरिजॉन्टल मूवमेंट होने वाला है। ठीक है, जब दो ब्लॉक ऑफ द क्रस्ट क्या करें, हॉरिजॉन्टली मूव करें। और ऐसा मैंने एग्जांपल दिया था सेंट एंड्रयूज फॉल्ट, जो कि वेस्टर्न कैलिफोर्निया में बना एक फॉल्ट है। आगे अभी तक तो जितना देखा वो था एंडोजेनिक फोर्सेस के अंदर का टाइप्स में। अब आ रहे हैं सी फ्लोर, उसी का पार्ट है, सी फ्लोर स्प्रेडिंग एंड आइसोस्टेसी। हाँ, सी फ्लोर मतलब हमारे समुद्र के नीचे जो लैंड है, हाँ जो फ्लोर है उसकी बात कर रहे हैं। तो इस पे भी क्या हो रहा है, ये खास बात कहां पर है, ये है मिड ओशन रिज। सर इसका मतलब समुद्र के बीच में, समुद्र की गहराइयों में एक रिज, रिज मतलब होता है हाईलैंड्स, अपलैंड्स, पहाड़ को रिज कह सकते हैं। ठीक है, तो ये रिज फॉर्म होती है टेक्टोनिक प्लेट्स के पुलिंग अपार्ट की वजह से। ठीक है ना, नए नए क्या रखिए, जब ये प्लेट्स डाइवर्ज करती हैं तो मैग्मा फ्रॉम द मेंटल राइजेस टू फॉर्म न्यू ओशनिक क्रस्ट। धरती से निकलने वाला मैग्मा क्या करता है, जब ऊपर आता है तो वो सॉलिडिफाई हो जाता है, और सॉलिडिफाई होकर के क्या बन जाता है, पहाड़ बन जाता है। समझ गए, इसी पहाड़ को रिज नाम दिया गया है। समझ गए, कहां पे हो रहा है ये, ओशन के, हाँ सी के फ्लोर पे हो रहा है। ठीक है, अब आता है लैंडफॉर्म्स, जैसे माउंटेन्स, प्लेटोज एंड प्लेन्स। सबसे पहले बात करते हैं माउंटेन्स की। तो आप तो जानते हैं माउंटेन मतलब पहाड़ आम भाषा में, तो हिल क्या है,
देखिए जैसे माउंटेन शब्द का इस्तेमाल करते हैं तो ये ज्यादा हायर लैंड्स होती हैं, जबकि हिल्स थोड़े से कम हाइट वाले होते हैं, बस इतना ही अंतर है। तो माउंटेन्स लार्ज होते हैं, एलिवेटेड होते हैं, एलिवेटेड मतलब जमीन से उठे हुए, जमीन से ज्यादा ऊंचे जाते हैं, उसे कहते हैं एलिवेटेड। एंड राइज प्रोमिनेंटली, राइज हाईली अबव द लैंड, ठीक है। और माउंटेन्स में सबसे पहला आता है फोल्ड माउंटेन्स। थोड़ी देर पहले मैंने आपको हिमालयस के बारे में बताया था कि हमारे हिमालयस यंग फोल्ड माउंटेन्स में आते हैं। सर यंग फोल्ड माउंटेन्स बताया तो था कि हमारे इंडियन प्लेट और यूरेशियन प्लेट के टकराने से, कंप्रेशन से क्या हुआ, दोनों प्लेट्स टकराई तो राइजिंग अप ऑफ द अर्थ हो गया, ठीक है। ये रहा वो सीन, जरा आप देखिए तो प्लेट्स क्या कर रही हैं, कंप्रेस कर रही हैं, ठीक है, कंप्रेस कर रही हैं, तो जिसकी वजह से क्या हो रहा है, सेडिमेंट्स और जो मैग्मा है वो कहां चला जा रहा है, अपवर्ड चला जा रहा है, राइज कर जा रहा है। हम इसे कहेंगे क्या, फोल्ड माउंटेन्स। कैसे पैदा हो रहा है, बिकॉज ऑफ द कंप्रेशनल, कंप्रेस करना मतलब दोनों फोर्सेस को टकराना, ठीक है। और एग्जाम्पल हो गया हिमालयस। अब दूसरा देखिए एग्जाम्पल, ब्लॉक माउंटेन्स, जिसको HORST, हॉर्स्ट भी बोलते हैं। जैसा नाम लिखा है, ब्लॉक मतलब एक बड़ा सा टुकड़ा, ठीक है ना। ये माउंटेन्स कहां बनते हैं, जब अर्थ में फॉल्ट्स होते हैं। फॉल्ट मैंने बताया था ना, क्रैक्स होते हैं। देखिए ये एक फॉल्ट है, ये जो लंबी लंबी लाइनें देख रहे हैं, वर्टिकल लाइनें देख रहे हैं, तो जब पैरेलल फॉल्ट्स क्या कर जाती हैं, सबसाइड कर जाती हैं। जब पैरेलल फॉल्ट्स का बीच का हिस्सा सबसाइड कर जाता है तो नीचे बन जाता है ग्रेबिन, पर बाकी दोनों तरफ बन जाती है क्या, हॉर्स्ट या ब्लॉक माउंटेन, ठीक है। बात समझ में आ गई। तो इसका एग्जांपल कहां है, सियरा नेवादा इन नॉर्थ अमेरिका। हाँ, हमारे इंडिया में विंध्या रेंज जो है, विंध्य रेंज जिसको कहते हैं ना, वो भी एक तरह का ब्लॉक माउंटेन है, ठीक है। बात करते हैं तीसरे टाइप के माउंटेन की, वॉल्केनिक माउंटेन्स, जहां पर वॉल्केनो एक्टिविटीज है, जहां पे धरती से, वेंट से, धरती के ओपनिंग से क्या हो रहा है, लावा निकल रहा है। वो लावा जब सॉलिडिफाई हो जा रहा है तो आगे जाके क्या बन जा रहा है, एक कोन बन जा रहा है, माउंटेन बन जा रहा है। ऐसे माउंटेन को कहते हैं हम लोग क्या, वॉल्केनिक माउंटेन। एग्जांपल है फ्यूजियामा इन जापान, ठीक है। नेक्स्ट है रेसिडुअल माउंटेन। ये वो माउंटेन्स हैं जो पहले से फॉर्म्ड माउंटेन्स, जिसको हम कह रहे हैं फोल्ड माउंटेन्स हैं, उसके डिग्रेडेशन के बाद, अर्थात एक तरह से कहें तो ये ओल्ड फोल्ड माउंटेन्स हैं। ये वो माउंटेन्स हैं जो बाद में, मतलब जो कह सकते हैं पहले के बने माउंटेन्स हैं, उनके वियरिंग, उनके वेदरिंग, उनके टीयर एंड वियर के बाद बने हैं। जैसे कि हमारे देश का अरावलीज इज वन ऑफ द वर्ल्ड्स ओल्डेस्ट एग्जिस्टिंग माउंटेन। हाँ, हमारे जो अरावलीज हैं, जो कि हमारे राजस्थान में पाए जाते हैं, आपने पता ही होगा ना, जो साउथ वेस्ट मिंट के क्या है, पैरेलल हैं, उन्हीं माउंटेन्स की बात कर रहे हैं। दे आर दी एग्जाम्पल ऑफ रेसिडुअल माउंटेन्स। बात करते हैं अब प्लेटोज की। प्लेटो, टेबल लैंड, क्या, टेबल लैंड। तो कैसे होते हैं, ये रेज्ड अप तो होते हैं, बट ऊपर जाके क्या हो जाते हैं, फ्लैट हो जाते हैं। सो इनका पॉइंटेड टॉप ना होकर के, मतलब ऊपर जाके पीक ना होकर के क्या हो जाता है, ऊपर जाके फ्लैटेंड हो जाते हैं। इसीलिए कई बार इसको बोलते हैं क्या, टेबल लैंड, ठीक है। और इसके साइड्स ज्यादा जेंटल होते हैं, स्टीप स्लोप्स कम होती हैं इनमें, जेंटल स्लोप्स होती हैं, इसी को कहते हैं क्या, प्लेटोज। प्लेटोज कैसे बनते हैं, अगेन टेक्टोनिक अपलिफ्ट से या इरोजन से बनते हैं, माउंटेन के ही इरोजन से या इनके टेक्टोनिक मूवमेंट से। जैसे आता है टाइप ऑफ माउंटेन प्लेटोज में, इंटर माउंटेन, नाम में ही छुपा है काम। इंटर माउंटेन मतलब माउंटेन 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 और बीच में एक प्लेटो। तो माउंटेन्स के बीच में एक प्लेटो है, नाम है इंटर माउंटेन प्लेटो, जैसे कि तिबेतियन प्लेटो। अब तिबेतियन प्लेटो कहां पर है, देखिए ऊपर तरफ से शान माउंटेन्स है ना, और नीचे है, इंडिया के नीचे है हिमालयस माउंटेन, दोनों के बीच में है ना। तो माउंटेन से ढका हुआ है ये प्लेटो, नाम है तिबेतियन प्लेटो। फिर नेक्स्ट आता है पिडमोंट प्लेटो। पिड मतलब होता है फुट, बेस। तो ये प्लेटो कहां पाया जाता है, एट द बेस ऑफ द माउंटेन। माउंटेन जहां पर खत्म हो रहा है, नीचे जहां बेस एरिया है उसका, वहां पाया, जैसे हमारा डेक्कन प्लेटो। डेक्कन प्लेटो हिमालयस के बेस में पाया जा रहा है। हमारे साउथ में जो माउंटेन्स हैं, जैसे विंध्य माउंटेन्स हैं, सतपुड़ा रेंज है ना, वो उनके बेस में नीचे पाया जाता है, नाम है डेक्कन प्लेटो।
नेक्स्ट है कॉन्टिनेंटल प्लेटो, वो प्लेटो जो इंटीरियर ऑफ द कॉन्टिनेंट पाया जा रहा है, मतलब विद इन दी कॉन्टिनेंट पाया जा रहा है। एग्जाम्पल है कोलोराडो प्लेटो इन यूएसए। तो माउंटेन्स हो गया, प्लेटोज हो गया, अब प्लेन्स। प्लेन्स मतलब फ्लैटलैंड्स। तो आप और मैं जानते ही हैं कि प्लेन कैसे फॉर्म हुए हैं, जब रिवर्स माउंटेन से आती हैं तो साथ में लाती हैं सिल्ट, साथ में लाती हैं सॉइल, और ये फ्लैट लैंड्स में क्या करती हैं, यहां पर लैंड फ्लैटर है, वहां पर ये क्या करती है, सिल्ट या सिल्ट या सॉइल ले आती है, इनसे बनता है प्लेन्स। तो प्लेन्स एक फ्लैट एक्सपेंस ऑफ लैंड है जहां पर सॉइल का, सेडिमेंट्स का डिपोजिशन होता है। अब इसमें आते हैं, सबसे पहला है डिपोजिशनल प्लेन। ये वो प्लेन है जो रिवर्स द्वारा, ग्लेशियर्स द्वारा या इवन विंड द्वारा लाया गया सेडिमेंट्स जाके डिपॉजिट हो जाता है, इसीलिए इसका नाम है डिपोजिशनल, क्योंकि यहां पर डिपॉजिट्स ऑफ सेडिमेंट्स है। समझ में आया? सेडिमेंट्स मतलब समझ गए ना, फाइन पार्टिकल, ठीक है, उनसे बना है। जैसे एग्जांपल है गेंजेटिक प्लेन, किससे बना है, जो गंगा रिवर है और उसकी ट्रिब्यूटरीज हैं वो सब क्या करती हैं, जिसमें यमुना भी है, कोशी भी है, घाघरा है, गंडक है, ये सब रिवर्स क्या करती हैं, अपने साथ जो सिल्ट लाती हैं, उससे नॉर्थ में मौजूद ये प्लेन्स, गंगा प्लेन जिसे कहते हैं, है ना, या इंडो गेंजेटिक प्लेन है, वो बनता है। नेक्स्ट आता है एक्सोजेनेटिक फोर्सेस। अभी तक जितना भी कर रहे थे वो एंडोजेनेटिक कर रहे थे, अब बात कर रहे हैं एक्सोजेनेटिक फोर्सेस की। तो एक्सो मतलब बाहर, मतलब आउटसाइड। तो ये फोर्सेस कहां पर हैं, धरती के आउटर सरफेस पे, ऑन द सरफेस पर है, ठीक है। बात करेंगे एक्सोजेनेटिक फोर्सेस, ये वेदरिंग, इरोजन, डिपोजिशन, जिसकी वजह से धरती का लैंडशिप तो चेंज हो रहा है बट लॉन्गर पीरियड में चेंज हो रहा है। ये इमीडिएट फोर्सेस नहीं है, ये स्लो फोर्सेस हैं, स्लो फोर्सेस हैं एंड दे टेक लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम, ठीक है। सबसे पहले बात करते हैं वेदरिंग की। तो वेदरिंग मतलब क्या, ब्रेक डाउन ऑफ द रॉक्स। तो कौन तोड़ रहा है रॉक्स को, हाँ आप सोचिए, इमेजिन करिए कि पहाड़ आप गए कभी कभी, किसी ऐसी प्लेस में गए जहां दूर दूर तक पहाड़ी पहाड़ है, जरूर गए होंगे। हाँ, अगर आप ऐसी किसी प्लेस में गए जहां खूब सारे माउंटेन्स हैं, जहां खूब सारे पहाड़ हैं, वहां पर पहाड़ जो है वो वेदरिंग करता रहता है। सर वेदरिंग कैसे हो रही है, देखिए पहाड़ की सरफेस क्या हो रही है, टूटती जा रही है। अरे भाई सनलाइट पड़ रही है, इमेजिन करिए, तो सनलाइट पड़ेगी, धूप पड़ेगी, रॉक्स क्या करेंगे, एक्सपेंड करेंगे, और रात को क्या होगा या विंटर्स में क्या होगा, ठंडी पड़ेगी, रॉक कॉन्ट्रैक्ट करेंगे। तो एक्सपेंड कॉन्ट्रैक्ट क्या होगा, सरफेस हमेशा क्या सॉलिड ही रहेगा, नहीं, क्रैक पड़ जाएगा। तो इसी टूटने, इसी ब्रेकिंग ऑफ द रॉक्स को, जिसमें वो स्मॉल पार्टिकल्स में ब्रेक हो जाते हैं एंड फाइनली दे चेंज इनटू सॉइल आल्सो, इसको कहते हैं क्या, वेदरिंग। तो वेदरिंग इज इंपॉर्टेंट फॉर द फॉर्मेशन ऑफ सॉइल। अगर वेदरिंग ना होता नेचर में, मैंने तो एक एग्जांपल दिया अभी, ऐसे बहुत तरीके से वेदरिंग हो रहा है, तो वेदरिंग ना होता तो शायद सॉइल ना मिलती आपको। हाँ हाँ, जो आपके और मेरे घर में जो सॉइल है, हाँ आपके गमलों में सॉइल है कि नहीं है, आपके गार्डन में सॉइल है कि नहीं है, तो वेदरिंग एक इसका कारण है, ठीक है। तो वेदरिंग, अब आता है सबसे पहले फिजिकल या मैकेनिकल वेदरिंग। जैसा नाम लिखा है, इसमें ब्रेकडाउन ऑफ रॉक्स हो रहे हैं बट उसका केमिकल कॉम्पोजिशन नहीं टेक प्लेस, चेंज कर रहा है, उसके जो केमिकल्स हैं वो चेंज नहीं टेक प्लेस कर रहे हैं। जैसे कि अभी एग्जांपल दिया था मैंने, फ्रीज थॉ एक्शन। जब मैंने कहा ठंडी में जो वाटर पार्टिकल्स हैं, है ना, वो बर्फ बन जाते हैं। रेनी सीजन्स में, विंटर्स में क्या, सॉरी, रेनी सीजन्स में क्या होता है, पानी के पार्टिकल्स क्या करते हैं, क्रैक्स ऑफ द रॉक्स में चले जाते हैं। देखिए रॉक्स के जो क्रैक्स होते हैं, है ना, उनमें ये पानी के पार्टिकल्स चले जाते हैं, और जब ये आइस बन जाते हैं तो आइस क्या करती है, एक्सपेंड करती है, नतीजा क्या हो जाता है, बड़ा सा क्रैक फॉर्म होता है। तो एक बड़ा सा लार्ज रॉक पीस क्या होता है, छोटे छोटे पार्टिकल्स में, छोटे छोटे रॉक पार्टिकल्स में ब्रेक होने लगता है एंड फाइनली दे क्रम्बल एंड ब्रेक इनटू फाइन सेडिमेंट्स, ठीक है। ये है क्या, फ्रीज थॉ। फ्रीज मतलब होता है बर्फ बन जाना, और थॉ मतलब होता है मेल्ट कर जाना। और दूसरा क्या बताया, एब्रेशन। सर ये एब्रेशन क्या होता है, एब्रेशन इज द प्रोसेस ऑफ ग्राइंडिंग ऑफ द सरफेस। अब सोचिए एयर में अगर सॉइल पार्टिकल हो, इमेजिन करिए, और वो क्या करे, सॉइल पार्टिकल एयर पार्टिकल के साथ कैरी करते हुए माउंटेन या सरफेस से टकराएगा तो उसको घिस देगा कि नहीं देगा, तो उसको कहते हैं एब्रेशन, ठीक है।
आइए आगे पढ़े। केमिकल वेदरिंग, तो अल्टरेशन ऑफ द रॉक मिनरल्स, इसका मतलब है अब रॉक के केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स चेंज होने वाले हैं। अभी तक तो सिर्फ क्या हो रहा था, मैकेनिकल वेदरिंग हो रही थी, सिर्फ सिंपली लार्ज पीस ऑफ रॉक क्या हो रहे थे, स्मॉलर पार्ट्स में ब्रेक हो जा रहे थे बस। पर यहां पर मैं कह रहा हूं जो पार्टिकल्स उसके अंदर मौजूद है, जो उसके अंदर केमिकल्स मौजूद है, वो भी चेंज हो जा रहे हैं। ठीक है, क्योंकि आपको पता होना चाहिए जो रेन वाटर है वो एक अच्छा सॉल्वेंट है। तो पानी क्योंकि सॉल्वेंट है, वो क्या करता है, सॉइल में मौजूद मिनरल से कंबाइन कर जाता है, उनके केमिकल से कंबाइन कर जाता है, नतीजा एक 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 नया केमिकल सब्सटेंस फॉर्म करता है। ठीक है, तो क्या हो रहा है, अल्टरेशन इन द रॉक मिनरल्स, केमिकल रिएक्शंस हो रहे हैं। जैसे एग्जांपल है डिसोल्यूशन ऑफ द लाइमस्टोन बाय द वाटर। जहां पर लाइमस्टोन है, जहां पे लाइमस्टोन केव्स हैं, वहां पे जब रेनफॉल पड़ रही है तो वहां पर क्या हो रहा है, वहां पे वो लाइमस्टोन कार्बोनिक एसिड्स बन जा रहे हैं। अब तीसरा वेदरिंग, बायोलॉजिकल वेदरिंग, मतलब लिविंग बींग्स द्वारा आप और मैं भी वेदरिंग कर रहे हैं। सर हम लोग नहीं कर रहे हैं। अरे भाई, मैं और आप किस तरह से वेदरिंग कर रहे हैं, डायरेक्टली तो नहीं कर रहे हैं, पर एक फार्मर की नजर से सोचिए। एक फार्मर को क्या करिए, आप बंजर भूमि दे दीजिए, वहां पे वो तोड़ ताड़ करके पीट पाट करके क्या होता है, वहां पे जो जो क्रम्बल्ड ऑफ द रॉक्स होते हैं उसको, पार्टिकल को तोड़ देता है। अगर वहां पे क्रस्ट बने होते हैं उसको क्या करता है, समतल बना देता है। क्या कर रहा है फार्मर भी बेचारा वेदरिंग ही कर रहा है। ठीक है, बट यहां पर वेदरिंग बेसिकली प्लांट्स को और दूसरे ऑर्गेनिज्म, जैसे आपने देखा होगा कि नीम का पेड़, पीपल का पेड़ पता नहीं कहां कहां किसी की बालकनी में उग जाता है, किसी के घर की बिल्डिंग में पाइपलाइन में पता नहीं कहां से पीपल का पेड़ निकल आता है। ध्यान दिया आपने, जरूर देखा होगा। तो वो वहां की प्लेसेस को फाड़ देता है, उसकी जड़ें इतनी स्ट्रांग होती हैं कि जिस पत्थर में, जिस बिल्डिंग में, जिस जगह उगा है वहां ग्रो करते 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 बड़ा होते जाता है। वेदरिंग, और कौन कर रहा है, प्लांट कर रहे हैं। तो जब प्लांट्स क्या करें, वेदरिंग करें, मैंने कहा था प्लांट की सॉइल्स पत्थरों में भी ग्रो कर जाती हैं, और वहां पे जब वो सॉइल्स ग्रो डीप करने लगती हैं तो वो धीरे धीरे क्या करती हैं, रॉक पार्टिकल्स को तोड़ देती हैं। इसे कहते हैं बायोलॉजिकल वेदरिंग। अगला वर्ड आ रहा है ग्रेडेशन। जैसा नाम लिखा है, ग्रेड कर देना, मतलब एक अपलैंड है, एक ऊंची जगह है, पहाड़ है, उसको ऊपर से क्या कर देना है, हमें ऊपर से क्या कर देना है, समतल बना देना है, और उसका जो मटेरियल मिल रहा है, उसके जो सेडिमेंट्स मिल रहे हैं, उठा करके जहां पे वैलीज है वहां पे ड्रॉप कर देना है, ताकि लेवल लैंड बन जाए। तो लेवलिंग करना, बात समझ आ गई। उबड़ खाबड़ जमीन को अगर हमने लेवल कर दिया तो ग्रेडेशन हो जाएगा। तो ग्रेडेशन क्या होता है, एक प्रोसेस है जिसमें लैंडफॉर्म्स आर इरोडेड। पहले लैंडफॉर्म्स क्या हो रहे हैं, इरोड हो रहे हैं। इरोड मतलब बता ही दिया, उसकी सरफेस क्या हो रही है, घिस जा रही है, उसका ऊपर का पार्टिकल रिमूव हो जा रहा है। और क्या हो रहा है, फिर उस पार्टिकल को ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं और डिपॉजिट कर दे रहे हैं कहां पर, जहां पर क्या है, इरोडेड मटेरियल के लिए गैप्स है। देखिए यहां से ये हिल, ये जो ऊंचा हिल दिख रहा था, यहां से इसका ये टॉप मटेरियल इरोड हो गया, और इरोड के मटेरियल कहां चला गया, यहां बॉटम वाले एरिया में जहां पे वैलीज बनी थी। तो इरोडेड मटेरियल यहां पे आ गया, नतीजा क्या हो जाएगा, ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, मतलब कुछ समय बाद क्या होगा, कुछ समय बाद ये एक लेवल लैंड बन चुकी होगी, जिसकी ये जो ऊंचाई इतनी ऊंची थी, ये बाद में ऊंचाई हट करके यहां तक चली जाएगी। तो एक तरह से क्या हो जाएगा, ये एक लेवल लैंड बन जाएगा फ्रॉम। तो इसे कहते हैं क्या, ग्रेडेशन। ग्रेडेशन रिजल्ट्स इन लेवलिंग और स्मूथनिंग ऑफ द अर्थ सरफेस। कौन कॉज कर रहा है, मैंने कहा विंड, वाटर एंड इवन आइस। ग्लेशियर के एक्शंस भी कॉज करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं सॉइल की। तो सॉइल क्या है, फाइन पार्टिकल है, लूज मटेरियल है, ऑन विच द प्लांट लाइफ डिपेंड्स एंड अल्टीमेटली अवर लाइफ। आप सोच लीजिए, अगर धरती में सॉइल ना होती, शायद मेरा और आपका जीवन असंभव होता। हां, सारा प्लांट लाइफ किस पे डिपेंड कर रहा है, मैंने कहा सॉइल पे डिपेंड कर रहा है। तो सॉइल में है क्या, सॉइल इज फॉर्म बाय द वेदरिंग ऑफ रॉक। ठीक है, तो रॉक के मटेरियल्स के ब्रेकडाउन से जो सेडिमेंट्स बन रहा है, और प्लांट एंड एनिमल्स के डेड एंड डिकेड पार्ट से बनी है सॉइल। ठीक, सॉइल के प्रोफाइल। अब प्रोफाइल वर्ड जैसे ही वर्ड आता है तो उसका मतलब होता है वर्टिकल सेक्शन। इमेजिन करिए, हमने क्या किया, एक केक काटा। हाँ, हमने केक काटा, तो हमने देखा कि केक के ऊपर की लेयर में क्रीम है, नीचे की लेयर में फिर ब्रेड है,
फिर उसके नीचे में एक और क्रीम की लेयर है और उसके नीचे फिर ब्रेड है। तो ये क्या कर रहे हैं आप, लेयर्स चेक कर रहे हैं, वर्टिकल सेक्शन देख रहे हैं नीचे, इसी का नाम रखा गया है प्रोफाइल। और सॉइल का वर्टिकल सेक्शन आइए दिखाएं, ये रहा। तो वर्टिकल सेक्शन ऑफ द सॉइल को देखना, आप देखेंगे कि सबसे टॉप मोस्ट में आपको दिखेगा ओ होराइजन। ओ होराइजन किससे बना हुआ है, ओ ऑर्गेनिक वर्ड से बनाया गया है। ऑर्गेनिक मतलब होता है प्लांट एंड एनिमल रिसोर्स, एनिमल मटेरियल। तो डेड एंड डिकेड प्लांट एंड एनिमल्स, इमेजिन करिए कि एक जंगल है, जंगल में पत्तियां पेड़ से झड़ रही हैं, गिर रही हैं। कहां जा रही हैं पत्तियां, कोई उठा रहा है क्या वहां पर, नहीं, वहीं पे वह सड़ गल जा रही हैं। तो जब प्लांट्स की पत्तियां सड़ गल रही हैं, वहीं पे एनिमल्स भी मर रहे होंगे। हाँ भाई, काओ, बफेलोज, गोट्स मर नहीं रही होंगी, तो वहीं पे वो क्या कर रहे हैं, सॉइल बन जा रही है। इसका नाम है क्या, ह्यूमस। ठीक है, क्या नाम है मटेरियल का, ओ लेयर। ठीक है, ओ। दूसरा है क्या, ए में कौन सी सॉइल पाई जाएगी, टॉप सॉइल। द टॉप मोस्ट लेयर ऑफ दिस सॉइल इज ए विच कंटेन्स ऑल मिनरल्स। ठीक है, यही प्लांट को सपोर्ट सबसे ज्यादा करती है, इसमें सबसे ज्यादा मिनरल्स पाए जाते हैं। और जब क्या होता है, सॉइल इरोजन होता है, तो ये ए जो टॉप लेयर है, इसका इरोजन ज्यादा होता है। नेक्स्ट आता है उसके नीचे वाली पाई जाने वाली सॉइल, जिसका नाम है सब सॉइल। सब सॉइल में डेंसर एंड हैवियर पार्टिकल्स हैं, और यहां सॉइल पार्टिकल्स थोड़े थिकर हैं, मोटे हैं। और उसके नीचे आ जाएंगे तो पेनेंट मटेरियल है, बिग रॉक पार्टिकल्स हैं, जहां पर सॉइल कम है, रॉक पार्टिकल्स ज्यादा है। और सबसे नीचे आ जाएंगे तो बेड रॉक है, जिसको हम कहते हैं नॉन पोरस लेयर ऑफ रॉक है। इसके नीचे क्या होता है, फर्दर क्या होता है, पानी नीचे नहीं चला पाता है। ठीक है, इस तरह से सॉइल प्रोफाइल बनी है। आइए बात करेंगे टाइप ऑफ द सॉइल्स। सबसे पहले बात करेंगे अलुवियल सॉइल। द मोस्ट फर्टाइल सॉइल, अगर आपसे पूछे तो जवाब होना चाहिए अलुवियल सॉइल। ये कैसे आती है, ये एक तरह की एक्सिटू सॉइल है सर। एक्सिटू, इट इज द सॉइल फॉर्म बाय द सेडिमेंट्स ब्रॉट बाय द रिवर्स। तो पहाड़ों से आने वाली नदियां, जो ऊंचे पहाड़ों से पिघल के आ रही है नदियां, वो रास्ते में आने वाले रॉक को क्या करती हैं, साथ में क्रम्बल करके नीचे ले आती हैं वैलीज तक। तो ये जो नदियों के किनारे जो आपने सॉइल देखी है, कभी आप गए गंगा नदी के बाहर आसपास, आपके शहर के आसपास कौन सी नदी है? हाँ, अगर आप नदी के आसपास गए होंगे तो आपने देखा होगा वहां बहुत सारी सॉइल है, वही सॉइल है अलुवियल सॉइल। ठीक है, तो अलुवियल सॉइल्स फर्टाइल सॉइल होती हैं, रिवर वैलीज के आसपास पाई जाती हैं। ये क्रॉप के लिए, ग्रोथ के लिए बहुत अच्छी मानी जाती है। दूसरी सॉइल है रेड सॉइल। रेड सॉइल जो है, क्यों नाम पड़ा है, बिकॉज ऑफ द रेड कलर ऑफ द सॉइल। और रेड कलर आया कहां से, बिकॉज ऑफ द आयरन कंटेंट इन द सॉइल। हाई आयरन कंटेंट होने की वजह से सॉइल रेड है। सर ये रेड सॉइल बनती कैसी है? तो जो वेदरिंग ऑफ द रॉक से सॉइल बन रही थी, उसमें से मेटामॉर्फिक रॉक से सॉइल जो बन रही है, उससे बन रही है क्या, रेड सॉइल। तो ये येलो क्या क्या है सर? अरे यही रेड सॉइल जब हाइड्रेटेड हो जाती है तो बन जाती है येलो सॉइल। ठीक है, नेक्स्ट है ब्लैक सॉइल। ब्लैक सॉइल, हाँ हाँ, इसको कई बार शुगर ग्रोइंग के लिए या कॉटन के लिए सबसे बेस्ट सॉइल माना गया है। कई बार इसको बोलते हैं रेगुर सॉइल। हाँ, रेगुर सॉइल, ये बहुत क्ले से बनी है, फाइन क्ले से बनी है, रिच इन लाइम है, आयरन है, पोटैश है, एंड सबसे इंपॉर्टेंट है कि ये एक स्टिकी सॉइल है। हाँ, ये एक स्टिकी सॉइल है और बेस्ट फॉर द ग्रोथ ऑफ द कॉटन है, इसलिए ब्लैक कॉटन सॉइल से भी कई बार इसको कहा गया है। क्या कलर काला कैसे है? तो वेदरिंग ऑफ द लावा रॉक्स, हाँ, डेन्यूडेशन और वेदरिंग ऑफ द इग्नियस लावा रॉक से बनी है ये सॉइल। नेक्स्ट है लेटरॉइड सॉइल। जहां पर खूब हैवी रेनफॉल और हाई टेम्परेचर होता हो, वहां बनती है लेटरॉइड सॉइल। लेटरॉइड सॉइल लीचिंग से बन जाती है, मतलब एक्सेस ऑफ द रेनफॉल की वजह से वहां पर जो मॉइस्चर है, पानी है, वो मिनरल्स को डिसॉल्व करके क्या होता है, नीचे चला जाता है, सॉइल का डिसिलिकेशन हो जाता है। मतलब ये सॉइल बहुत अच्छी नहीं है, एक तरह से ब्रिक सॉइल है। क्या ब्रिक सॉइल है, कंस्ट्रक्शन में काम आती है, बहुत अच्छी नहीं मानी जाती है। हाँ, विथ डोजेस ऑफ फर्टिलाइजर ये काम कर सकती है। नेक्स्ट है प्रॉब्लम ऑफ सॉइल मैनेजमेंट। हाँ, सॉइल तो धरती में पाई जा रही है, पर आपको पता ही है कि हमारी एक्टिविटीज की वजह से कई बार, और इवन ग्रेजिंग हो गया
ये हमारी एग्रीकल्चर की फॉल्टी प्रैक्टिसेस की वजह से सॉइल इरोजन हो रहा है। इसके लिए बहुत जरूरी है कि हम क्या करें, सॉइल कंजर्वेशन भी सीखें। आइए अगला प्रोसेस है फ्लोवियल प्रोसेस एंड एसोसिएटेड लैंडफॉर्म्स। तो रिवर्स फ्लोवियल, फ्लूइड, देखिए क्या वर्ड है, तो फ्लूइड्स फ्लो करने वाले को कहते हैं, चाहे वो गैसेज हो चाहे लिक्विड्स हो, दोनों को कहते हैं फ्लूइड्स। तो रिवर्स आता है इसके अंदर। रिवर्स आर दी वेरी इंपॉर्टेंट एजेंट्स ऑफ इरोजन एंड डिपोजिशंस। आइए सबसे पहले रिवर का इरोजन समझते हैं। हेडवर्ड इरोजन, देखिए रिवर्स यूजुअली जो माउंटेन से निकल रही हैं, हाँ अप माउंटेन से, ग्लेशियर्स के पिघलने से, आइस के मेल्ट से निकल रही हैं, वहां ये होता है हेडवर्ड इरोजन्स। हेड मतलब समझ गए ना, सबसे ऊपर वाला पोर्शन, हेड सर। तो ये इरोजन कहां टेक प्लेस कर रहा है, एट द माउथ, एट द सोर्स ऑफ द रिवर। रिवर के सोर्स पे टेक प्लेस करता है, जिसकी वजह से रिवर लंबी हो जाती है, रिवर का चैनल, रिवर का पैसेज लंबा हो जाता है। क्या नाम है, हेडवर्ड इरोजन। कहां पे होती है, मैंने कहा एट द स्टार्ट ऑफ द रिवर। दूसरा होता है वर्टिकल इरोजन्स। जैसा नाम लिखा वर्टिकल, मतलब ये इरोजन एट द बेस ऑफ द रिवर टेक प्लेस करता है। नतीजा नीचे दो रिवर की डेप्थ है वो गहराई हो जाती है। रिवर अपने बेस से क्या करता है, खूब सारी सॉइल को कैरी कर जाता है, डीपनिंग ऑफ द रिवर बेड हो जाता है। ये भी कहां टेक प्लेस करता है, रिवर के अपर कोर्स में। याद रखिएगा एक रिवर में 3 कोर्सेज होते हैं, 3 स्टेज होता है। पहला होता है अपर कोर्स, जहां से रिवर फॉर्म कर रही होती है, माउंटेन्स में होता है यूजुअली रीजन। दूसरा होता है मिडिल कोर्स, जहां से रिवर्स क्या करती है, जहां से रिवर क्या करती है, अपर कोर्स को छोड़ देती है और फ्लैटर रीजन्स में आ जाती है। और उसके बाद आता है लोअर कोर्स, जब रिवर समुद्र में एंटर करने जा रही होती है, वहां पे आ जाता है उसका लोअर कोर्स, जहां पे एकदम फ्लैटलैंड्स आ जाती है, जहां पे रिवर्स का मूवमेंट स्लो हो जाता है। तो लेटरल इरोजन ये कहां टेक प्लेस करता है, जहां पर रिवर्स क्या करते हैं, मिडिल कोर्स में या लोअर कोर्स में आती है। यहां पर क्योंकि रिवर के फ्लो स्लो हो चुके होते हैं, और रिवर्स में जो जो रिवर का मास होता है, उसके खूब सारे सेडिमेंट्स होते हैं, वो वहीं पे क्या करती है, बैंक्स में डिपॉजिट कर देती है। तो इसे कहते हैं लेटरल इरोजन्स। इसमें रिवर क्या कर रही है, फैल जा रही है। क्या कर रही है, स्प्रेड अवे कर जा रही है, क्योंकि इसका जो सेडिमेंट्स है वो स्लो मूवमेंट की वजह से क्या हो रहा है, साइड्स में क्या हो जा रहा है, सेटल डाउन हो जा रहा है, सिंक कर जा रहा है, बैठ जा रहा है। अब बात करते हैं क्या क्या लैंडफॉर्म्स रिवर फॉर्म करती हैं। जब रिवर्स पहाड़ों पे होती हैं, बहुत तेज फ्लो करती हैं, वहां फॉर्म करती हैं वी शेप वैली। क्यों, क्योंकि वहां पर होता है वर्टिकल इरोजन। कैसी वैली होती है, वी शेप, हाँ वी जैसा शेप होता है। दूसरा होता है वाटरफॉल्स। ऑब्वियस बात है, जहां पर रिवर्स को क्या मिले, डायरेक्ट फॉल डाउन कर जाए, मतलब वहां पर रिवर्स एक अपलैंड से नीचे फिल करे, बस हम इसे कहते हैं वाटरफॉल्स। दूसरा होता है फ्लड प्लेन्स। जब रिवर्स को वाइड एरिया, एक बहुत बड़ी एरिया मिल जाए, जहां पे वो क्या करती है, अपना अपना सेडिमेंट्स डिपॉजिट कर दे, तो उसे कहते हैं फ्लड प्लेन। अ प्लेन फॉर्म बाय द फ्लडिंग ऑफ द रिवर इज कॉल्ड एज अ फ्लड प्लेन्स। नेक्स्ट है लेवीज। तो ये लेवीज क्या है, हाँ लेवाइस नहीं है, लेवाइस वाली जीन्स वाली नहीं है, लेवीज। लेवीज क्या होता है, जब रिवर्स क्या करती हैं, अपने बैंक्स पर क्या करती हैं और सेडिमेंट्स ले आती हैं, तो वो लेयर बाय लेयर अप एंड अप चला जाता है, इसी को कहते हैं क्या, लेवीज। ठीक है। नेक्स्ट है मिएंडर एंड ऑक्सबो लेक्स। जब रिवर्स अपने लोअर कोर्स में पहुंचने लगती हैं, तो वहां पर उनका मूवमेंट बहुत स्लो हो जाता है, और जब मूवमेंट स्लो हो जाता है तो उसके अंदर जो सिल्ट और सेडिमेंट्स हैं, वो उनको कैरी करना बहुत मुश्किल होता है। नतीजा रिवर्स क्या करने लगती हैं, अपने मूवमेंट्स को, स्लो मूवमेंट होने की वजह से वो ज्यादा ड्रैग नहीं कर पाती मटेरियल को, अपने सेडिमेंट्स को ड्रैग नहीं कर पाती हैं। नतीजा दे फॉर्म कर्व्स, बहुत सारे क्या करते हैं, बेंडिंग करने लगती हैं। इस बेंडिंग को कहते हैं हम लोग मिएंडर फॉर्म करना। और कई बार क्या होता है, इसी से फॉर्म हो जाता है ऑक्सबो लेक। हाँ, ऑक्सबो लेक एक तरह का लेक है जो मिएंडरिंग रिवर्स ही फॉर्म कर सकती है। ठीक है। नेक्स्ट है, लास्ट में बनता है क्या, डेल्टा। जब रिवर्स लोअर बैंक्स में होती हैं, लोअर कोर्स में होती हैं, तो वहां पर जब उनका समुद्र में एंट्री कर रही होती हैं, जस्ट एट द एंट्री ऑफ द रिवर इन द ओशन क्या करती हैं, अपना सारा सेडिमेंट्स वहीं डिपॉजिट कर देती हैं। वहां पे कह सकते हैं रेत के टीले बन जाते हैं। हाँ, वहां पर खूब सारे क्या बन जाते हैं, सेडिमेंट्स डिपॉजिट हो जाते हैं, हम इसे कहते हैं डेल्टा। ठीक है। सबसे अच्छा एग्जांपल है सुंदरबन डेल्टा। तो अभी तक आपने पढ़ा
रिवर के बारे में, रिवर के इरोजन्स और लैंडफॉर्म्स। अब आ रहा है विंड द्वारा किए गए इरोजन्स। क्या? विंड द्वारा किए गए इरोजन्स। तो विंड एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है डेजर्ट वाले रीजन में, क्योंकि आप जहां, मैं और आप जहां रह रहे हैं वहां पे तो देखिए विंड का इरोजन बहुत ज्यादा महसूस नहीं हो पाएगा, क्योंकि चारों तरफ बिल्डिंगें बनी हुई हैं, चारों तरफ मैंने कहा बड़ी 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 ऊंची ऊंची बिल्डिंगें हैं, तो सॉइल को कैरी करने के लिए, विंड को ब्लो करने के लिए बहुत जगह नहीं है। पर मैंने कहा जहां डेजर्ट है, जहां पे फ्री ऑफ फ्लैट प्लेन लैंड्स है, वहां पे विंड इरोजन बहुत ज्यादा होगा। तो विंड दो तरह से इरोजन करती हैं, दो तरह से चेंजेस लाती हैं, पहला इरोजन और दूसरा डिपोजिशंस। जब विंड क्या करती हैं, जब विंड लूज मटेरियल को कैरी करके ले जाती हैं, इसे कहते हैं डीफ्लेशन। विंड के पास पावर है, याद रखिएगा। विंड क्या करती है? क्रीप करती है, सेल्टेशन करती है। जब सॉइल पार्टिकल्स बहुत हल्के होते हैं, बहुत छोटे होते हैं, तो उन्हें क्या करती है? साथ में उठा के ले जाती है। पर अगर सॉइल पार्टिकल भारी होते हैं तो वो क्या करती है? उन्हें ड्रैग करती है। हम इसे कहते हैं क्रीप। सेल्टेशन में उठा ले जाती है, क्रीप में क्या करती है? ड्रैग करती है। ठीक है, तो इसे कहते हैं क्या? डीफ्लेशन, रिमूवल ऑफ द लूज मटेरियल। और एब्रेशन क्या होता है? जब सॉइल एयर में मौजूद होता है सस्पेंडेड पार्टिकल्स के रूप में, अभी जब किसी रॉक सरफेस से टकराता है तो उन्हें वो घिस देता है। क्या? ग्राइंड कर देता है। हवा में मौजूद सस्पेंडेड पार्टिकल्स, अब वो सस्पेंडेड पार्टिकल्स हवा के साथ ब्लो कर रहा है, तो जिसके ऊपर ब्लो करेगा उसको क्या करेगा? घिस डालेगा। इसको घिस डालने को कहते हैं क्या? अब्रेशन। ठीक है, दैट इज ग्राइंडिंग ऑफ द सरफेस। अब आता है विंड का डिपोजिशनल फीचर। सबसे पहला आता है सैंड ड्यून्स, जिसको कहते हैं रेत का टीला। क्या? रेत का टीला, सुना होगा आपने। तो सैंड ड्यून्स कई टाइप से होते हैं, बारकन्स होते हैं, सीव्स होते हैं और लीनियर ड्यून्स होते हैं। बारकन्स जो होते हैं वो सी शेप्ड होते हैं बेसिकली। हाँ, सी शेप, जैसे लगता है कि किसी ने चंद्रमा बना दिया है ईद वाला। ये देखिए सैंड ड्यून्स कहां होंगे? ऑब्वियस बात है, मैंने कहा जब एक तरफ से विंड क्या करती है? ब्लो करती है, तो जहां विंड की स्पीड स्लो हो जाती है वहां जाके क्या हो जाता है? ये सॉइल डिपॉजिट करते हैं, बन जाता है बारकन्स। क्लियर आया? अच्छा, लीनियर ड्यून्स कहां बनते हैं? जहां पर क्या होते हैं? परमानेंट ब्लोस, विंड ब्लो करती है। फिर आता है लोएस, LOESS। ये क्या होता है? विंड्स ब्लो सिल्ट दैट फॉर्म्स द फर्टाइल सॉइल। आखिर विंड क्या करती है? अपने सिल्ट ले जाती है, कहीं ना कहीं सिल्ट क्या करती है? डिपॉजिट कर देती होंगी। तो जहां डिपॉजिट करती है, जैसे कि ये फ्लैटलैंड दिख रही है, यहां पर एक वॉल टाइप का स्ट्रक्चर दिख रहा है, यहां पर बन गया है क्या? LOESS। यहां पे फर्टाइल सॉइल है, इसीलिए देखिए क्या हो रहा है, यहां पे क्रॉप्स ग्रो कर पा रहे हैं। अभी तक तो आपने पढ़ा विंड के बारे में, रिवर के बारे में। अब ग्लेशियर्स। सबसे पहले ग्लेशियर है क्या? व्हाट इज ग्लेशियर? हाँ, ग्लेशियर क्या है? अ लार्ज मूविंग मास ऑफ वाटर इन द फॉर्म ऑफ इन द फॉर्म ऑफ आइस एंड स्नो इज कॉल्ड एज अ ग्लेशियर। तो सोचिए एक बहुत बड़ा आइस का टुकड़ा जो क्या हो रहा है? फ्लोट कर रहा है, मूव कर रहा है, उसे कहते हैं ग्लेशियर। तो ग्लेशियर जब मूव करता है तो वो प्लकिंग, एब्रेशन और अट्रेशंस करता है। आइए एक एक करके पढ़ते हैं। ग्लेशियर प्लकिंग करता है। सर प्लकिंग मतलब रिमूवल ऑफ द रॉक मटेरियल बाय द ग्लेशियर। तो जब ग्लेशियर्स मूव करते हैं, मैंने बताया था लार्ज मास ऑफ द आइस होता है ये, तो जब ये मूव करता है तो साथ में क्या होता है? जो रॉक पार्टिकल्स होते हैं वो उसको क्या करता है? साथ में क्या करता है? रिमूव कर देता है। अब्रेशन क्या करता है? मैंने कहा था क्योंकि ग्लेशियर्स बहुत बड़े होते हैं, तो वो जब मूव करते हैं तो जो रास्ते में रॉक पार्टिकल्स पड़ते हैं उनको वो ग्राइंड करते हैं। ग्राइंड मतलब घिस देना, उसको, उनकी सरफेस को क्या कर देना है? चिकना कर देता है। ठीक है, और अब आता है ग्लेशियर से बनाए गए लैंडफॉर्म्स। सबसे पहले सर्क्यू या सिर्क। ये जो आप देख रहे हैं, जब ग्लेशियर एक बाउल शेप्ड, क्या वर्ड है? कीवर्ड है बाउल शेप डिप्रेशन फॉर्म करे, इसे कहते हैं सर्क। CIRQU। ये है, ये बाउल बन रहा है। बाउल जानते हैं? कटोरी। आपके घर में कटोरी या कटोरा होता है ना, उसे बाउल कहते हैं। इस शेप को कहते हैं। यहां पर क्या हो रही है? वाटर बॉडी जमा हो जा रही है, इसको कहते हैं CIRQUE, इसे कहते हैं सर्क। कहां बनता है? एट द बाउल शेप डिप्रेशन। ठीक है,
बाउल शेप डिप्रेशन, ये है बाउल शेप डिप्रेशन जहां पर ये लेक फॉर्म हो गया है। कहां बनता है? एट द हेड ऑफ द ग्लेशियर, ग्लेशियर के हेड पर। और साथ में क्या फॉर्म करता है? मोरेन्स। मोरेन्स क्या होते हैं? रिज होते हैं। क्या? रिज। रिज मतलब होता है जब ग्लेशियर्स मूव करते हैं तो साथ में खूब सारा डेब्रिस, खूब सारा रॉक पार्टिकल्स वो कैरी करते हैं। रास्ते में जो भी आएगा ग्लेशियर के सबको, क्योंकि आइस है ना अपने साथ कैरी करती है, पर कहीं ना कहीं तो आइस पिघलेगी, तो जब आइस पिघलेगी तो वो जो पार्टिकल्स है वहीं रुके रह जाएंगे, वो जो रॉक पार्टिकल्स है वहीं जमे हो जाएंगे, इसी को कहते हैं मोरेन्स। तो ये क्या बनाते हैं? यहां पे रिज बना देते हैं। रिज, रिज मतलब पहाड़, ठीक है। तो द डिपॉजिट ऑफ द डेब्रिस, जब ग्लेशियर मूव करते हैं तो डिपॉजिट ऑफ ग्लेशियर्स करते हैं, डिपॉजिट ऑफ डेब्रिस करते हैं, उसे कहते हैं मोरेन्स। अभी तक तो आपने पढ़ा ग्लेशियर के बारे में, अब पढ़ रहे हैं अंडरग्राउंड वाटर्स में। हाँ, अंडरग्राउंड वाटर्स भी क्या करते हैं? बहुत सारे चेंजेस लाते हैं। सबसे पहला आता है हाँ कास्ट, KARST, कास्ट फीचर। ये तरह का लैंडफॉर्म है जो कहां फॉर्म हो रहा है? अंडरग्राउंड में। अब आता है सबसे पहला स्टेलेक्टाइट्स और स्टेलेग्माइट्स। देखिए जहां पर लाइमस्टोन की केव्स हैं, लाइमस्टोन मतलब चूना, हाँ चूना, कैल्शियम कार्बोनेट, जहां लाइमस्टोन की केव्स हैं वहां पर ये फॉर्म करते हैं स्टेलेक्टाइट्स और स्टेलेग्माइट्स। कैसे दिखते हैं? कुछ इस तरीके से। स्टेलेक्टाइट्स और स्टेलेग्माइट्स क्या हैं? देखिए जहां पर वाटर सीप डाउन कर जाता है, हाँ पानी बहता हुआ अंडरग्राउंड चला जाता है, वहां पर ये लाइमस्टोन के साथ रिएक्ट कर जाता है, लाइमस्टोन के साथ रिएक्ट कर जाता है। ऊपर से नीचे आने वाले ये जो पिलर्स दिख रहे हैं इनका नाम होता है स्टेलेक्टाइट्स। क्या? सी पे ध्यान दीजिए। और जबकि नीचे से ऊपर जो जा रहे हैं, ये जो नीचे से ऊपर जा रहे हैं पिलर्स, इनका नाम है स्टेलेग। ध्यान दिया दोनों में? इसमें जी है, स्टेलेग, ग ग ग, स्टेलेगमाइट्स। ये पिलर्स ऑफ द लाइमस्टोन्स हैं जो ग्राउंड से अप जाते हैं, और ऊपर से जो नीचे की तरफ आ रहे हैं उसका नाम है स्टेलेक्टाइट्स। दोनों में अंतर समझ में आ गया? ये दोनों कहां फॉर्म होते हैं? ये इरोजनल फीचर फॉर्म होता है अंडरग्राउंड केव्स में, जहां पर क्या है? मैंने कहा लाइमस्टोन केव्स हैं और जहां वाटर के साथ इनके रिएक्शन से बन रहा है अंडरग्राउंड वाटर। तो लाइमस्टोन केव्स आर आल्सो क्रिएटेड, मैंने पहले ही बताया लाइमस्टोन केव कैसे बन जाती है, अंदर केव क्यों बन जाती है, होता तो पूरा लाइमस्टोन है, पर मैंने कहा था वाटर के सिंकिंग की वजह से ग्राउंड वाटर में पहुंचने में वो उनके साथ रिएक्ट करके लाइमस्टोन को वो ग्राउंड वाटर में एसिडिक कार्बोनिक एसिड में कन्वर्ट कर देती है। लाइमस्टोन रिएक्ट्स विद द रेन टू फॉर्म कार्बोनिक एसिड, वहां पे बन जाती केव्स, लाइमस्टोन केव्स। अभी तक हाँ रिवर्स को पढ़ा, ग्लेशियर्स को पढ़ा, अंडरग्राउंड को पढ़ा, अब बारी है किसकी? समुद्र की, मेरीन की। तो समुद्र के किनारे भी लैंडफॉर्म्स होते हैं। सबसे पहला लैंडफॉर्म ये देखिए, कितना खूबसूरत सा नजारा है। ये रहा समुद्र, और समुद्र के साथ लगी ऊंची सी पहाड़ी। इसको क्लिफ क्यों कहते हैं? क्योंकि इसका एक साइड क्या है? एकदम वर्टिकल है, इसी की पहचान है क्लिफ। क्लिफ की खास बात क्या होती है कि यहां पर जो एक तरफ वाटर बॉडी है, मतलब समुद्र है, यहां पे तो सी आप देख ही रहे हैं, ये है सी, पर ये देखिए एकदम सीधे नीचे ये है क्या? क्लिफ। तो इट इज फॉर्म बाय द एक्शन ऑफ द वेव्स बाय इरोडिंग द कोस्टल रॉक्स। तो इसको क्यों नहीं इरोड कर पाए? क्योंकि ये रॉक सरफेस हार्डर था, जो सॉफ्टर सरफेस ऑफ रॉक था वो इरोड हो गया। यहां पर और रॉक रहा होगा पहले, यहां पर और रॉक मटेरियल रहा होगा, पर क्योंकि सी की वेव्स ने उनको इरोड कर दिया, क्योंकि वो मटेरियल सॉफ्ट था। पर ये हार्ड रॉक है। क्या? ये हार्ड रॉक है, ये क्या हो रहा है? इरोड नहीं हो रहा है इजीली, नतीजा ये वर्टिकल बन गया। समझ में आया कैसे बना वर्टिकल क्लिफ? और केव्स कहां बनेगा? देखिए आपको दिखाते हैं। कई बार क्या होता है, जहां पर क्लिफ्स होती हैं वहीं पर सी केव्स भी बन जाती हैं। सी का वाटर जब इरोड इनसाइड कर जाए, सी का वाटर यहां तक अंदर चला गया, देखिए यहां तक इरोड कर गया, तो एक केव टाइप का बन जा रहा है, नाम पे सी केव हो गया। उसी तरह से सी आर्च बन जाता है। सी आर्च कैसे बनता है? देखिए आर्च इस शेप को कहते हैं, इस शेप को आर्च कहते हैं ना, जो ये बन रहा है ना, ये इसे कहते हैं आर्च, सी आर्च। ठीक है, अगेन सी आर्च के अलावा क्या होता है? सी स्टैक। ये पहले जरूर इसका ही पार्ट रहा होगा, पहले ये पूरा जो रहा होगा, ये पूरा एक सिंगल पीस ऑफ लैंड रहा होगा, पर इसके बीच के
रॉक पार्टिकल्स, सैंड पार्टिकल्स सब क्या हो गए, इरोड हो गए हैं, सी में इरोड होके बह गए हैं। उसी तरह से देखिए ये और ये दो सॉलिड पार्टिकल्स रह गए, इसे कहते हैं स्टैक। स्टैक समझ गए ना, वो पार्ट ऑफ द लैंड, वो पार्ट ऑफ द रॉक विच इज स्टिल नॉट इरोडेड, ठीक है। वर्टिकल रॉक है जो कि सी में क्या कर रहे हैं, सी के बेस में दिखाई दे रहे हैं। अब आता है सी के द्वारा बनाए गए डिपोजिशनल फीचर, बार एंड लगून्स। हाँ, बार एंड लगून। बार आर फॉर्म्ड बाय द डिपोजिशन ऑफ द सैंड। अब सैंड का डिपॉजिट अगर हो जाए कुछ इस तरीके से कि जो कोस्ट लाइन है, ये रहा समुद्र का कोस्ट, सी का कोस्ट, इसमें यहां पर सैंड का डिपोजिशन हो गया है और पीछे क्या हो गया है, सी वाटर क्या हो गया है, ट्रैप हो गया है। हाँ, ऐसा लग रहा है कि समुद्र के पानी को किसी ने क्या कर दिया, कैद कर लिया है, इसी का नाम है लगून, ठीक है। तो इट इज फॉर्म्ड बाय द डिपोजिशन ऑफ द सैंड एंड सेडिमेंट्स अलोंग द कोस्ट लाइन। तो ये समुद्र की कोस्ट लाइन में सैंड डिपॉजिट हो गई है, जिससे समुद्र की कोस्ट लाइन बंद हो गई है, और पीछे क्या हो गया, ये जो ओशन का वाटर है ट्रैप हो गया है, ये जो सॉल्टी वाटर है सी का, ये ट्रैप हो गया, इसे कहते हैं लगून, ठीक है। ये एक बहुत अच्छा टूरिस्ट स्पॉट बन जाता है और लोग ऐसी केरला के ऐसे बहुत सारे लगून्स हैं जहां जाना पसंद भी करते हैं। सो दिस ब्रिंग्स टू द एंड ऑफ द फुल चैप्टर। हाँ, मैंने चैप्टर को सिंपलेस्ट लैंग्वेज में आप लोगों के लिए एक्सप्लेन कर दिया है, साथ में डायग्राम्स है, साथ में इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स को अंडरलाइन भी कर दिया है। अगर वो कीवर्ड्स यूज करेंगे तो पूरे फुल मार्क्स मिलेंगे। हाँ, यही तुम लोगों के लिए रॉक स्टार्स स्पेशली बनाया गया और तुमसे चाहिए मुझे यस नेक्स्ट चैप्टर क्या बनाऊं ये बताना है, और चाहिए ढेर सारे मैसेजेस कि आपको कंसेप्ट क्लियर हो रहा है नहीं हो रहा है, मुझे ये भी बताइए। मैं वेट करूंगा तुम्हारे कमेंट्स का, और नेक्स्ट चैप्टर कौन सा चाहिए ये मुझे बता देना। सो मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में, बाय, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू।